गुड मॉर्निंग, नमस्कार। पतंजलि आईएएस एकेडमी के आज के विशेष प्रोग्राम खास करके सीयूईटी पर आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं और आप लोगों के बीच में काफी भ्रमण करके मैं आया भी हूं। सीयूईटी के कैंपेन को के लिए मैंने वादा किया था कि आज आप लोग के साथ प्रत्येक संडे को 9 बजे से लेकर 12 बजे तक आपके साथ रहूंगा। तो आज जो सीयूईटी 2025 को टारगेट करके जिस बैच की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं उसके सबसे पहले चरण में हम क्या बात करने वाले हैं उसके बारे में आपको बता दें। तो देखिए, मैक मिशन एडमिशन सीयूटी 2025, इस अभियान के तहत हम लोग जिस क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें कुछ बातें अगर आपको याद हो कैंपेन के दौरान जुड़ी हुई, तो उसी के आधार पर एक पूरा का पूरा प्रोग्राम भी आगे बढ़ने वाला है। मैंने आपसे चर्चा किया था कि अगर कोई भी स्टूडेंट जो ये चाहते हैं कि 2025 में जब 12 पास करें और किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जाएं, तो अच्छे यूनिवर्सिटी में जाने के लिए उनको एक एग्जाम क्रैक करना पड़ता है। उस एग्जाम का नाम था सीयूईटी। सीयूईटी के एग्जाम पैटर्न पर मैं थोड़ा सा ब्रीफ कमेंट कर दूं। मैंने कहा था इसमें पेपर 1 जनरल टेस्ट का पेपर होता है और इस पेपर में आपको 60 क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 50 और टाइमिंग रहती है 60 मिनट। इच क्वेश्चन 4 मार्क्स होते हैं और यह पेपर टोटल 200 मार्क्स का होता है। तो और पेपर 2 आपका लैंग्वेज पेपर है जहां 50 क्वेश्चन रहते हैं, 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट में लेने होते हैं 40 और 45 मिनट का ड्यूरेशन होता है। जबकि 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में से आपको मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4 का चयन करना होता है और इसमें आप 50 क्वेश्चन में से 40 का अटेम्प्ट लेना होता है। 45 मिनट टाइमिंग रहती है। तो इसमें आज का जो हम लोग का शेड्यूल है ना, जिसमें आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं फ्रेंड, वो जीटी से है। मतलब जीटी मींस जनरल टेस्ट का जो पेपर है उसके ऊपर पर बात करेंगे। तो आगे बढ़ाते हैं। देखिए, पेपर 1 जीटी जनरल टेस्ट, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको कितने मिल रहे हैं 60 और टू बी अटेम्प्ट आपको कितने करने हैं 50, राइट। जैसा कि मैंने कहा था उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बात को आगे बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट अगर पॉइंट ऑफ व्यू में आइए तो इसका सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप ट्रेंड एनालिसिस कर लो। हाउ मेनी क्वेश्चंस इन डिफरेंट सेक्शन, कितने क्वेश्चन अलग अलग सेक्शन से उठाए गए थे जब एग्जाम पिछले ईयर कंडक्ट कराया गया था। तो जीटी में जैसा कि सिलेबस आप देख रहे हो, जीके है, मैथ है, डीआई मैथ एंड डीआई है और रीजनिंग है। 3 सेक्शन हमारे पास हैं। इन 3 सेक्शन से सारे प्रश्न हमसे पूछे जा रहे हैं। तो यहां हम क्या देख रहे हैं, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इसको जरा देखिएगा। कि हमारे पास जो चीजें दिखाई दे रही हैं स्क्रीन पर, उनमें से जीके अगर ये पॉइंट है तो जीके से 27 क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछे गए थे और अगर मैथ एंड डीआई सेक्शन से देखें तो 70 क्वेश्चन उठाए गए और रीजनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 60 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन उठाए गए। यानी 27 17 एंड 16 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं। इन्हीं में से आपको 50 का आंसर करना है, 50 का आंसर करना होता है। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किसका हो रहा है? मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जीके का है। 27 क्वेश्चन जीके से हैं। आज हम लोग लास्ट ईयर के पूछे गए प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसका टोटल एनालिसिस करने जा रहे हैं, ठीक है। और अगर इसको टोटल एनालिसिस हम लोग करेंगे तो हमको आइडिया मिल जाएगा कि इस बार अगर हम लोग को सीयूटी क्रैक करना है तो उसके लिए हमारी तैयारी किस टाइप की होगी। मैं डॉक्टर संजय कुमार तिवारी जो फैकल्टी जीएस हूं, उसके अंतर्गत आपको जीके क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा। बाकी के क्वेश्चन के लिए अलग अलग एक्सपर्ट आएंगे और वे आपके साथ आज उसको भी सोल्व करेंगे। आप जुड़े रहिए और देखते रहिए कि क्या क्या चीजें इसमें हमको सीखने के लायक मिलती हैं। चलिए, एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ गया होगा तो आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ एक मजेदार क्वेश्चन ये भी था, अगर जीके पॉइंट ऑफ व्यू से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो उठाए गए, अगर उस टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 27 थे, तो वे किस सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, ये भी हमें जानना जरूरी है। लास्ट ईयर पॉलिटी से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन थे, जियोग्राफी सेक्शन से भी 3 क्वेश्चन थे, साइंस सेक्शन से 5 क्वेश्चन थे, इकोनॉमिक्स से 4 क्वेश्चन थे और करंट अफेयर से 8 क्वेश्चन थे। तब 27 क्वेश्चन में हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और करंट अफेयर्स, ये सारे सेक्शन, जितने भी सेक्शन है, सभी सेक्शन के थ्रू जब हम लोग स्टडी करेंगे तो हमें ये प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई एक सेक्शन से क्वेश्चन नहीं है। जीके का जो स्ट्रक्चर है, जीके का जो नेचर है, वो इन्हीं सब्जेक्ट से मिलकर के बनता है, जिसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स 4 मेजर सेगमेंट होते हैं एंड साइंस 5th एंड करंट अफेयर्स। तो आपको सबसे ज्यादा फोकस कहां करना है? करंट अफेयर्स के ऊपर फोकस करना है। बाकी अगर देखा जाए तो सभी सेगमेंट 1-2 नंबर के आगे पीछे हैं। ये ट्रेंड ये भी कहता है कि अगर पिछली बार पॉलिटी से 4 क्वेश्चन आए और हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन आए, तो कोई जरूरत नहीं है कि अगले साल भी पॉलिटी ही 4 आए, अगले साल हिस्ट्री से 5 पूछा जा सकता है और इन दैट सिचुएशन पॉलिटी से 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, 3 क्वेश्चन हो सकते हैं। तो हम लोग ऐसा कोई बाउंड्री नहीं तय किए, बट हमने ट्रेंड एनालिसिस के थ्रू दिखाने का आपको कोशिश किया कि सभी सेगमेंट पर आपको थोड़ा थोड़ा स्टडी करने की जरूरत होती है। चलिए, तो आप ट्रेंड एनालिसिस के थ्रू तो देखें कि जीटी से हमें 50 क्वेश्चन लेने हैं। जीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन पेपर है, सभी के लिए है, सभी को लिखना है इसको। और उसमें जीके का कंट्रीब्यूशन 27 है और जीके के भीतर का जो कंट्रीब्यूशन वो हम लोग स्क्रीन पर ऑलरेडी देख रहे हैं। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहां से मैं लेकर के चलूंगा सीधे तौर पर, तो सीधे लेकर के आऊंगा क्वेश्चन सेक्शन के ऊपर। तो 27 क्वेश्चन जीके से पूछे गए, ठीक है। उन 27 क्वेश्चन आपके साथ मैं स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं कि आप भी इस क्वेश्चन सेशन के साथ ऑलरेडी जुड़े, ठीक है, और अगर पॉसिबल हो तो आंसर देने की कोशिश करें, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और ये दिखाई क्या दे रहा है, ध्यान से उसको पढ़िए। कहते हैं एजुकेशन, एजुकेशन is the subject matter of which list after the 42 amendment to the Indian Constitution। मतलब भारतीय संविधान में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तो शिक्षा का जो विषय है वो किस सूची रखा गया है, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट मतलब समवर्ती सूची, स्टेट लिस्ट राज्य सूची, या संघ सूची, या अवशिष्ट पावर। देखिए, मैं यहां पर आपको बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर हम लोग ऐसा सोचते हैं, होता क्या है, हमारे देश में फेडरल सिस्टम है, संघात्मक व्यवस्था है, और संघात्मक विशेषता में से एक बहुत बड़ा मेजर पॉइंट होता है सब्जेक्ट डिवीजन, मतलब विषय का विभाजन, किस सब्जेक्ट पर कौन सा यूनिट काम करेगा, ठीक है। तो हमारे देश में अगर जाइएगा तो इसके लिए एक शेड्यूल है, अनुसूची। तो शेड्यूल 7 में इसका क्लियरली डिवीजन किया गया है कि कोई सब्जेक्ट अगर सेंट्रल लिस्ट का है, मतलब केंद्र सूची का है, या कौन सा सब्जेक्ट है जो स्टेट लिस्ट का है, यानी कि वो राज्य सूची से आता है, और कौन सा सब्जेक्ट है जो कॉन्करेंट लिस्ट से है, ठीक है, यानी वो समवर्ती सूची से है। तो इन तीनों ही सेगमेंट में जो चीजें नहीं आ पाई, उसके लिए एक और भी प्रोविजन है, और ये अलग से आर्टिकल के तहत आता है, अवशिष्ट। मतलब अवशिष्ट मतलब हो गया तो सब्जेक्ट मैटर ना तो सेंट्रल लिस्ट में है, ना तो स्टेट लिस्ट में है, और ना कॉन्करेंट लिस्ट में है, वो आखिर कहां पर है, ठीक है। तो वो अवशिष्ट शक्ति में होता है। अब हुआ क्या कि सेंट्रल लिस्ट में अगर कोई सब्जेक्ट है तो उस पर कोई भी एक्शन लेने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है,
वो रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी प्रकार अगर राज्य सूची का सब्जेक्ट है तो इसके लिए आप देखिएगा स्टेट गवर्नमेंट मतलब जो राज्य सरकार है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होता है कि इसके एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों ही अपना रोल प्ले कर सकते हैं उसे हम कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। अवशिष्ट शक्ति एक कंप्लीटली अगर देखोगे तो केंद्र के पास होता है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनिशियल फेज में हुआ क्या था कि जो सब्जेक्ट मैटर अभी हम बात कर रहे हैं एजुकेशन का, दैट मीन शिक्षा, तो ये इनिशियल फेज में स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट था। ठीक है, किसी भी राज्य में शिक्षा का विकास करने की जिम्मेवारी को दी जाएगी, स्टेट को दी जाएगी, राज्य को दी जाएगी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप आजादी के बाद का समय आगे बढ़ा और लोगों को लगा कि स्टेट गवर्नमेंट केवल अकेले एजुकेशन को प्रमोट नहीं कर सकती है, तो इसके लिए जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट के समय 42वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ और इस अमेंडमेंट के थ्रू ये प्रोविजन किया गया। तो 5 सब्जेक्ट है, मतलब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर के सेंट्रल लिस्ट में दैट टाइम जो है 97 सब्जेक्ट थे, अभी ये 100 हो गए। और स्टेट लिस्ट में उस समय जो सब्जेक्ट थे वो आपको 66 थे और कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट थे वो 47 थे। यहाँ से 5 सब्जेक्ट को निकाला गया और कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया, तो इसका नंबर 47 to 5 से बढ़कर के 52 हो गया और ये 5 माइनस हो जाने के कारण आज की डेट में यहाँ पर लिस्ट में 61 सब्जेक्ट हैं। मतलब तो 5 सब्जेक्ट निकाले गए वे क्या थे? अगर आप उनका नाम जानना चाहते हैं कि किन विषयों के ऊपर ये काम किए गए थे, तो इसका आंसर है आपको देखिए मैं बता रहा हूं। एक सब्जेक्ट था उनमें से शिक्षा, एजुकेशन। दूसरा जो था फॉरेस्ट्री मतलब के वन। तीसरा जो सब्जेक्ट था उसमें से था भार एंड माप, वेट एंड मेजरमेंट की जो मेथड है उसके ऊपर। और फोर्थ जो आ गए वो आ गए वन्य जीव, जो जंग वन्य जीव हैं उनका संरक्षण कैसे किया जाए, ये सब्जेक्ट थे। एंड अगर फिफ्थ का अगर हम लोग बात करें वन्य जीव के अलावा, तो वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अलावे जो भी चली पावर है उससे रिलेटेड था। मतलब एक कंसर्न डेवलप किया गया कि 5 सब्जेक्ट जो एजुकेशन, फॉरेस्ट्री, वेट एंड मेजरमेंट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से जुड़े हुए जो सब्जेक्ट थे और जो सबऑर्डिनेट कोर्ट के जजों से जुड़े हुए सब्जेक्ट थे, ये सब्जेक्ट जो है वो स्टेट लिस्ट से निकाल लिया जाए और एक कॉन्करेंट किया जाए और दोनों को मिलकर के इसे आगे बढ़ना। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया होगा एजुकेशन जो सब्जेक्ट जिसकी बात हम लोग ऑलरेडी कर रहे थे उसका कंसर्न क्या है, राइट। मतलब भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो एजुकेशन सब्जेक्ट है वो किस विषय सूची में लाया गया है, कॉन्करेंट लिस्ट में लाया गया है, समवर्ती सूची में लाया गया। ये पहले कहाँ था, स्टेट लिस्ट में, और स्टेट लिस्ट से उठ करके कहा गया है कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको मिला। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। देखिए ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि भारत में इंडिया हैज नॉट एडॉप्टेड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इन द इलेक्शन ऑफ, मतलब भारत ने चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व को नहीं अपनाया है। आपको इसके बारे में बताते चले कि इंडिया में जो भी इलेक्ट्रॉल सिस्टम है जी, उस सिस्टम के 2 रास्ते होते हैं जनरली। जो फर्स्ट हमारे पास रास्ता होता है उसे हम लोग बोलते हैं देखो आनुपातिक प्रतिनिधित्व, मतलब कि पीआर। एक सिस्टम जो है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व, और एक होता है कि क्योंकि आप देखते हो खास करके संसद के या विधानसभा के चुनाव में जिसको होता है
उसका नाम है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, ये दो फॉर्मूले पर हमारे देश में चुनाव कराए जाते हैं। ये जो FPTP है, इसका मतलब ये हुआ कि आप विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली का जो खास करके पार्लियामेंट और विधानसभा के इलेक्शन देखते हैं, उसमें क्या होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनली जो क्षेत्र होता है, कॉन्स्टिट्यूशन, तो एक सीटें होती हैं किसी भी विधायक के लिए, उसमें जो इलेक्शन होता है उसमें 10, 20 कितना हो कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं, परंतु जिस कैंडिडेट को मैक्सिमम सीटें मिल जाती हैं वो कैंडिडेट विनर होता है। दैट मीन्स अगर मान लीजिए एक रांची असेंबली इलेक्शन हो रहा है और रांची में टोटल वोटर 2 लाख है और यहाँ पर 20 कैंडिडेट हैं, तो एक कैंडिडेट को अगर 20,000 भी वोट मिलता है और मैक्सिमम वोट है, यही विनर बन जाता है। इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, चुनाव हुए जिसको सबसे ज्यादा वोट मिला, जिसको सबसे ज्यादा मत मिले, वही विजेता है। तो इस प्रक्रिया से जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, उस चुनाव प्रणाली को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। और सेकेंड, इसमें जनता के द्वारा इलेक्टेड मेंबर वोट डालते हैं और उनके वोट का एक अलग वैल्यू क्रिएट किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ठीक है, तो PR मेथड से राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, यहाँ भी आपको PR मेथड ही है। उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में भी PR मेथड है। और लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं, काउंसिल जो होता है, उसके लिए भी आप देखोगे तो PR मेथड को फॉलो किया जाता है। इन दोनों में सबसे मेजर रोल यहाँ पर है और थोड़ा सा कह सकते हो पार्शियल मोड में ही सही, लेकिन यहाँ पर भी ये मौजूद है। लेकिन लोकल गवर्नमेंट के थ्रू आप मेयर को इलेक्ट करते हो, के थ्रू आप गांव में मुखिया को इलेक्ट करते हो, ठीक है, वार्ड मेंबर को इलेक्ट करते हो। इनके चुनाव में हम लोग PR मेथड का उपयोग नहीं करते हैं, FPP मेथड का यूज करते हैं। मतलब ये मेथड स्थानीय स्वशासन के अलावे अगर देखिएगा तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब MP और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली MLA मतलब विधायक को चुनने में, सांसद को चुनने में और मुखिया को चुनने में हम लोग FP फॉर्मूले का यूज करते हैं। जबकि दोनों में कहीं ना कहीं जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का यूज किया जाता है। सिंपल तौर पर क्या समझना है कि इंडिया में किसी भी व्यक्ति को अपॉइंटमेंट करने, इलेक्ट करने के लिए मेथड है। एक मेथड को हम लोग नाम देते हैं FPTP मतलब फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। जितने भी कैंडिडेट चुनाव लड़े हों उनमें जिसको मैक्सिमम वोट मिलेगा वो कैंडिडेट विनर होगा। यह फॉर्मूला लोकल गवर्नमेंट, MP और MLA के इलेक्शन में यूज किया जाता है। जबकि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर को अपॉइंटमेंट करने के लिए PR फॉर्मूले को यूज किया जाता है, जिसमें जनता के इलेक्टेड मेंबर वोटिंग करते हैं और उनके वोट का अलग अलग इंपॉर्टेंस जनसंख्या के अनुपात अकॉर्डिंग टू स्टेट पॉपुलेशन पर निर्भर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है। कहता है विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज भारत शेयर इट्स लैंड बाउंड्रीज इन द नॉर्थ इंडिया। मतलब उत्तर दिशा में भारत किन किन देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, ऑप्शन है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान, नेपाल, चीन और भूटान। इसके लिए सबसे आसान होता है, ये जियोग्राफी का क्वेश्चन है कि आप अगर किसी मैप को देखें तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए स्क्रीन पर आपके साथ एक मैप है और इस मैप के जरिए आप देख सकते हो कि यहाँ से अफगानिस्तान और पाकिस्तान ये दोनों जो कंट्री हैं ये वेस्ट में है, पश्चिम में है। बांग्लादेश और म्यांमार ये ईस्ट में।
सब पूरब में है। जबकि अगर नॉर्थ की बात की जाए, ये पूरा एरिया चीन का है। यहाँ पर आपको नेपाल दिखाई दे रहा है और एक कॉर्नर भूटान दिखाई दे रहा है। नेपाल, चाइना और भूटान, यही 3 कंट्री हैं जो भारत में नॉर्थ बाउंड्री को दिखाते हैं। नॉर्थ बाउंड्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए आंसर आपको मिल चुका है। क्या आंसर यहाँ ऑप्शन को पकड़ना है? क्या ऑप्शन है? देखिए कहता है निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत उत्तर में अपनी बाउंड्री साझा करता है? अभी आपको आंसर मिला था नेपाल, चीन और भूटान। ये इसका करेक्ट आंसर है सी। तो इसी टाइप के प्रश्न आपको सीयूटी में पूछे जाएंगे। देखिए सीयूटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप बड़े से बड़े एग्जाम को अचीव कर सकते। ठीक है, बड़े से बड़े यूनिवर्सिटी में जाकर के अपना एडमिशन करा सकते हैं। तो अगर ऐसे यूनिवर्सिटी में जाना हो तो पहले तो आप एक क्वेश्चन देख लो तैयारी के पहले कि हमें किस टाइप के प्रश्न का वहां सामना करना का। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हिस्ट्री सेगमेंट से है। कहते हैं कि या इकोनॉमी सॉरी है 1854 में 1818 में पहली जो सूत मिल की विफलता के बाद पहली आधुनिक सूत कहाँ लगाई गई? मतलब जो कॉटन मिल्स था, मशीन के माध्यम से कपड़ों की बुनाई। कॉटन मिल का मतलब क्या है? मशीन के माध्यम से कपड़ों की बुनाई करने के जो सबसे पहले कारखाने डेवलप हुए थे वे इंग्लैंड में डेवलप हुए। ठीक है, इनको हम लोग फ्लाइंग शटल बोलते थे। ठीक है, और ट्यूल के नाम से बुलाते थे। तो ऐसे टूल्स का प्रयोग करके जब कपड़े बनाए जाए लगे जहां आदमी की जगह मशीन काम करे, तो हुआ कि अगर इंग्लैंड में ऐसा हो सकता है तो भारत में भी होना। लोग बोलते हैं कि 1818 में सबसे पहले इस प्रकार का एफर्ट कलकत्ता में डाला गया। ठीक है, और जब इसे कलकत्ता में डाला गया तो कलकत्ता के जिस जगह पर इसको लगाया गया था उसका नाम था फोर्ट ग्लास्टर। लेकिन एक कॉटन मिल कभी भी चला नहीं, बाद में बंद हुआ है, सक्सेस नहीं हुआ। तो इसके बाद 1854 में का नाम है कवास जी नाना भाई। कवास जी नाना भाई, इन्होंने ही फर्स्ट टाइम जो है मुंबई में क्या किया, एक कॉटन मिल की स्थापना की और यहीं से भारत में मशीन टूल्स के जरिए कॉटन का प्रोडक्शन चालू होता है। तो क्वेश्चन यही था कि 1818 में फर्स्ट टाइम एफर्ट किया गया कि भारत में भी कॉटन इंडस्ट्री सेटल किया जाए और इसके लिए कलकत्ता के फोर्ट ग्लास्टर में एक मिल लगाई गई। लेकिन ये मिल जब सक्सेस नहीं हुआ तो हम लोगों ने क्या डिसीजन लिया कि हम इस मिल को अलग जगह पर सेट करेंगे और वो जगह कौन सा होगा? ठीक है, तो ये हालांकि ब्रिटिश एफर्ट से नहीं हुआ बल्कि भारत के ही एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे कवासी नाना भाई, जिन्होंने ऐसी कॉटन इंडस्ट्री लगाई और ये सक्सेस रही। और उसके बाद तो बड़े पैमाने पर बम्बई अहमदाबाद क्षेत्रों में जहाँ की कॉटन ऑलरेडी अवेलेबल थे वहां पर इस इंडस्ट्री को सेटल किया गया। तो इसका सही आंसर होगा सबसे पहले सूती मिल बम्बई में लगाई गई थी। क्या आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा देश है जी जो प्लैटिनम का सबसे बड़ा उत्पादक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ प्लैटिनम? साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, यानी एक कौन सा कंट्री करता है? तो आपको बता दें कि प्लेटिनम के प्रोडक्शन में सबसे बड़ा कंट्री जो है वो साउथ अफ्रीका है। है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? साउथ अफ्रीका। विश्व में सबसे ज्यादा प्लेटिनम का प्रोडक्शन कौन सी कंट्री करेगी? साउथ अफ्रीका। चलिए नेक्स्ट। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं, ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक से ही रहते हैं और एनसीईआरटी 12 का अगर ढंग से स्टडी किया जाए तो ये क्वेश्चन को सोल्व करने में आप कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस नहीं करने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोविजन भारतीय संविधान में फ्रांस के संविधान से नहीं लिया गया है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।
Which of the following provision has not been adopted from Constitution of France in the Indian Constitution? मतलब भारत के संविधान के बारे में बात कही जाती है कि भारत के संविधान में जो भी बातें लिखी गई हैं वो विश्व के संविधानों से अलग अलग से ली गई हैं। इनमें से कौन सी बात फ्रांस से ली गई है और कौन सी नहीं ली गई है? तो आपको बता दें 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। इसी फ्रेंच रेवोल्यूशन से पूरे विश्व में वर्ल्ड हिस्ट्री की शुरुआत होती है, मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत होती है। और इस फ्रेंच रेवोल्यूशन का स्लोगन ही था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ठीक है, तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये तीनों फ्रेंच रेवोल्यूशन के बेसिक कीवर्ड। ठीक है, तो ये तीनों तो ऑलरेडी अडॉप्ट हैं। रह गया डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नहीं था। ये दरअसल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया है, ये आयरलैंड के संविधान से लाया गया है। ठीक है, कहां से लाया गया है? आयरलैंड के संविधान से लाया गया है। देखो इसी प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मतलब के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, अगर तीनों बातें फ्रांस के संविधान से आई हैं तो डीपीएसपी कहां से आया है? डीपीएसपी आयरलैंड से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 के बाद 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1942 हिस्ट्री का क्वेश्चन है जी। Which British Prime Minister sent Cripps mission to India 1942? Choose the most appropriate answer. Winston Churchill, Clement Attlee, Harold Macmillan और रैमजे मैकडोनाल्ड। मतलब भारत में एक पूरी कहानी मैं थोड़ा सा सुना देता हूँ आपको। ये काम आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। मतलब बात ऐसी है कि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत हुई और उस समय इंडिया में वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो ने अनाउंसमेंट किया भारत भी सेकेंड वर्ल्ड वार लड़ेगा और इंग्लैंड के फेवर में लड़ेगा। ये बात महात्मा गांधी को अच्छी नहीं और महात्मा गांधी ने कहा अगर इंडिया सेकेंड वर्ल्ड वार लड़ेगा, क्या वो चाहता है कि वो ब्रिटेन को सेकेंड वर्ल्ड वार में हेल्प करे, तो इतने मेजर डिसीजन लेने के पहले क्या जरूरी नहीं था कि ब्रिटिश जो वायसराय थे या गवर्नर जनरल भारत में थे वे भारतीयों से एक बार बात कर ले। कई राज्यों में कांग्रेस पावर में थी, स्टेट प्रोविंस में सत्ता चला रही थी। उन्होंने कहा कि इतने मेजर डिसीजन को लेकर लेने के पहले चाहिए कि वे हमसे कुछ बातें करें, हमसे एक सहमति लें। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर इंग्लैंड के लोग भारत को आजाद कर दें। भारत एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर सेकेंड वर्ल्ड वार लड़ेगा और वो ब्रिटेन के फेवर में लड़ेगा। इस पर वे लोग सहमत नहीं थे। तो लॉर्ड लिनलिथगो ने भारतीयों को बनाने के लिए एक प्रयास किया था जिसका नाम है अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रपोजल 19। बट इसके बाद क्या हुआ? कहते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार में बर्मा की एंट्री हुई और बर्मा ने जो एशिया के खास करके ईस्ट एशिया के जो कंट्री थे उनको तेजी से जीतते हुए कलकत्ता में बम वर्षा करने लगे। ऐसे में भारतीयों को लेकर के ब्रिटेन में एक संशय खड़ा कि कहीं भारतीय जापान से न मिल जाए। वैसे भी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज बना करके जापान के संपर्क में थे। तो ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया, खास करके अपने जो भी उनके फ्रेंड थे, मित्र देश थे, उसके दबाव में आकर के भारत में कमीशन भेजा जाए जो भारतीयों से डायलॉग करे, बातचीत करे और उनको जो लगे कि भारतीयों को वे बोले वे इंग्लैंड के फेवर में रहे और इंग्लैंड के अगेंस्ट न सोचे। क्योंकि अगर गलती से भी भारत जापान से हाथ मिला लिया तो एशिया में जो है वे इंग्लैंड कमजोर हो जाएगा और ऐसे स्थिति में सेकेंड वर्ल्ड वार जीतने की संभावना भी खत्म हो जाएगी। कहते हैं कि इस समय इंग्लैंड में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी, लेकिन लास्ट में एक सर्वदलीय सरकार बनी, ऑल पार्टी गवर्नमेंट का गठन किया गया और इस गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर बनाए गए थे विंस्टन चर्चिल।
पूरे सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान विंस्टन चर्चिल ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे, प्राइम मिनिस्टर रहे। ऐसे सिचुएशन में जो है चर्चिल ने ही ये डिसीजन लिया था कि हम भारत में सर स्टोफर्ड क्रिप्स, जो जवाहरलाल नेहरू के अच्छे फ्रेंड भी थे, तो इंडिया भेजा कि आप इंडिया से डायलॉग कीजिए, इंडिया वाले लोगों को बोलिए कि वे सेकेंड वर्ल्ड वार में उनको हेल्प करें, और अगर जब हम जीत जाते हैं तो हम भारत के आज़ादी के प्रश्न पर विचार करेंगे। ठीक है, तो एक कहानी उसी से जुड़ी हुई है कि क्रिप्स मिशन भेजने का प्रस्ताव विंस्टन चर्चिल का था, और इसका सही आंसर होने वाला है चर्चिल। ठीक है, चलो नेक्स्ट 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि हु इनवाइटेड महात्मा गांधी चंपारण टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ इंडिगो प्लांटर्स। नील बगान मालिकों की समस्याओं के समाधान के लिए महात्मा गांधी को चंपारण ने बुलाया था। इसकी भी एक अपनी कहानी है। शॉर्ट स्टोरी के तौर पर मैं आपको बता दूं, बिहार के कुछ एरिया में वहां के जो किसान थे वे नील की खेती करते, इनके द्वारा जो नील प्रोडक्शन होता था उसे अंग्रेज लोग खरीदते थे और ब्रिटेन ले जाते थे। इसका उपयोग कपड़ों को रंगने, कलरिंग करने में करते थे। लेकिन आगे चलकर क्या होता है कि जर्मनी में केमिकल कलर का आविष्कार हो जाता है, और केमिकल कलर के आविष्कार हो जाने के कारण वो चूंकि चीप था, सस्ता था, ब्रिटेन के लोग भी जर्मनी से उस कलर को खरीदे। ऐसे में भारत में जो नील प्रोडक्शन करने वाले किसान थे उनके नील खरीद, जबकि इस एरिया से टैक्स भी वसूले गए। ऐसे में नील बगान मालिक थे वे परेशान थे, और इन्हीं लोगों के समस्याओं को लेकर के राजकुमार शुक्ल जो बिहार के रहने वाले थे, वे महात्मा गांधी से लखनऊ में मिले और लखनऊ में उन्होंने बात समझाई। इसके बाद महात्मा गांधी रांची आए और रांची में बैठ करके पूरा प्लान हुआ कि हम लोग नील बगान मालिक को हेल्प करेंगे। गांधी जी ने चंपारण गए, वहां जाकर किसानों से बात की और बाद में कमेटी बनी, और उस कमेटी ने डिसाइड किया कि बगान मालिकों को जो भी नुकसान हुआ है उसका कुछ परसेंट भरपाई कर दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ महात्मा गांधी का ये भारत में पहला मूवमेंट था, पहला सत्याग्रह है जो बिहार के चंपारण से स्टार्ट होता है। तो इस काम को में महात्मा गांधी को शामिल करने का क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो बंदे का नाम है राजकुमार शुक्ल। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या होगा? राजकुमार। आइए नेक्स्ट पॉइंट, एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल हैं? ठीक है, मतलब 2024 में भारत में एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। इसमें भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते? इस क्वेश्चन का आंसर है, इसका चैंपियनशिप भारत के द्वारा 3 गोल्ड मेडल दिए गए। मतलब यह स्पोर्ट्स पर आधारित क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया है। कहते हैं कि भारत में प्रतिवर्ष व्हेन इज द नेशनल वुमेन्स डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर इन भारत? दैट मीन्स ये आंसर इसका क्या होगा? इस डेट को हम लोग भारत में महिला दिवस मनाते हैं। एनी स्टूडेंट अगर कोई आंसर करना चाहते हो तो इस पर अपना आंसर ला सकते हैं। और साथ में ये भी बताइए कि भारतीय महिला दिवस तो आप बताएंगे ही बताएंगे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये भी एक क्वेश्चन है और उस पर भी अपना विचार आप लोग दे सकते हैं। एनीवन? देखिए, भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस, नेशनल वुमेन्स डे 13 फरवरी को मनाया जाता है। इसी डेट को सरोजनी नायडू का जन्म हुआ था। आप स्वर को क्या बोलते थे, तो उनके नाम पर ये शुरू किया गया। लेकिन अगर गलती से कल के जगह पर इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाते हैं तो उसका डेट भी याद रखिएगा। उसका डेट है 8 मार्च। 8 मार्च को
इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाते हैं, जबकि 13 फरवरी को जो है हम प्रतिवर्ष क्या बनाते हैं, राष्ट्रीय महिला दिवस। 13 फरवरी को भी याद रखना जरूरी है। 14 फरवरी तो आप लोग जरूर याद रखते हो, इस दिन क्या बनाते हो, वैलेंटाइन डे। ठीक है, तो वैलेंटाइन के ठीक एक दिन पहले क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। करेक्ट। 10 नंबर क्वेश्चन के बाद आइए 11th नंबर क्वेश्चन, कहते हैं कि विच कंट्री होस्टेड hosted the IBA Women World Boxing Championship in 2024? Okay. Okay. बांग्लादेश, चाइना, भारत, श्रीलंका, किस देश ने IBA, okay, इंटरनेशनल बॉक्सिंग रिलेटेड है चैंपियनशिप, IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023, मतलब यहाँ तो बड़ा कमाल का चीज है, आपको बॉक्सिंग से रिलेटेड एक नहीं दो दो क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, ने इसे होस्ट किया था, इसका करेक्ट आंसर होता है, ये देखो आउटडेटेड क्वेश्चन है, मैं ज्यादा इसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को मैं इसलिए आपके पास लेकर के आया हूँ ताकि आपको ये आइडिया लग सके कि नहीं ये बात सही है कि इसका सही आंसर क्या होता है। ठीक है, इसका आंसर है करेक्ट अगर जाओगे भारत, कि किसने इसको होस्ट किया है, तो इंडिया ने होस्ट किया है। आइए 11th के बाद 12 नंबर क्वेश्चन 23, कहते हैं हु आर द मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉलर इन टेस्ट क्रिकेट एज ऑफ 2023? नाम है आर अश्विन, सेकंड नाम है रविंद्र जडेजा, थर्ड नाम है अनिल कुंबले एंड फोर्थ नाम है युजवेंद्र चहल। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को बनाने का एक बड़ा टेक्निकल तरीका मैं आपको बताता हूं कि आर अश्विन राइट आर्म बॉल डालते हैं और अनिल कुंबले बहुत पुराने खिलाड़ी हैं बट ये भी राइट आर्म ही डालते थे, चहल भी राइट आर्म है। तो यहाँ अगर क्वेश्चन पूछा है लेफ्ट आर्म स्पिनर कौन है, तो आपको बता दें कि इस पूरे लिस्ट में लेफ्ट आर्म स्पिनर एकमात्र रविंद्र जडेजा ही है। दैट मींस करेक्ट आंसर रविंद्र जडेजा ही होंगे। राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, कहते हैं कि which of the following organization collects and publish data on unemployment in India? Choose the most appropriate answer. क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगठन है जो भारत में बेरोजगारी पर डाटा एकत्र करता है और पब्लिश करता है? सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए। ठीक, तो हमें यहाँ ध्यान रखना है कि एक काम कौन करेगा। नीति आयोग डेवलपमेंट रोड प्रोजेक्ट बनाता है, ये सर्वे नहीं करता है, इसके पास सर्वे की जिम्मेदारी नहीं है। फाइनेंस कमीशन इस सेंट्रल और स्टेट के बीच फंड का बंटवारा करता है, जो रिसोर्स मनी है वो दोनों में कैसे डिवाइड किया जाए। यूएनओ मतलब एक संयुक्त राष्ट्र संघ है, ये विश्व वैश्विक समस्याएं जो ग्लोबल इश्यूज हैं उनके ऊपर काम करता है। तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचा NSSO, इसका फुल फॉर्म ही है नेशनल एम्पल सर्वे ऑफिस, मतलब कि बेरोजगारी पर डाटा कलेक्ट करना, अनएम्प्लॉयमेंट पर डाटा को कलेक्ट करना और पब्लिश करने की जिम्मेदारी इंडिया में कौन करेगा, NSSO करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से हमारी हड्डियां या तो मुलायम हो जाती हैं या तो मुड़ जाती हैं। ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन मेक आवर बोन्स सॉफ्ट एंड बेंड? बताइए क्या इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, एनीवन गिव द आंसर। देखिए हमारे शरीर में हड्डी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, बोन्स होते हैं, वो विटामिन, और विटामिन कहाँ मिलेगा, आप जाके सन बात करो, धूप में बैठो, आपको क्या है, यानी हड्डियों से रिलेटेड विटामिन जो होते हैं वो कौन से विटामिन है, विटामिन डी है। ठीक है, अगर कोई भी डॉक्टर क्या एडवाइस देते हैं आपको, एडवाइस देते हैं अगर हड्डी
वो मजबूत बनाना है, तो आपको हड्डी नेचुरल विटामिन डी नेचुरल सोर्स के तौर पर हमें किस मिलेगा? सन लाइट से मिलेगा, सूर्य के प्रकाश से मिलेगा। धूप में बैठो, अपना ही विटामिन डी। चलो 15 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश सिंह बादल जिनका 2023 में निधन हुआ, वे किस राज्य के मंत्री थे? नाम है प्रकाश सिंह बादल। अगर देखोगे तो ये किस कम्युनिटी से आते हैं? ये सिख कम्युनिटी से आते हैं। सिख स्टेट कौन सा है भारत में जी? अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या आंसरिंग करिएगा? पंजाब। क्या है? प्रकाश सिंह बादल के बारे में मैं कुछ आपको वैसे भी जानकारी दे दूं कि प्रकाश सिंह बादल का जो जन्म हुआ था वो 1927 में हुआ है, और ये जो डेथ किए हुए हैं ये 2023 है, इनका निधन हुआ। फोर्टिस हॉस्पिटल है मोहाली में, जहाँ डेथ किए। ये पंजाब के 5 टाइम चीफ मिनिस्टर रहे हैं। क्या है? 5 टाइम सीएम रहे। लास्ट टाइम 2017 में सीएम बने के, और उसके बाद इनका कैरियर का ग्राफ गिरा। लेकिन इनकी एक पार्टी है, का नाम है शिरोमणि अकाली दल। सिखों के विषय को लेकर के इन्होंने ये पार्टी बनाई थी, और ये पंजाब में बेहद पॉपुलर पार्टी रही, और जिसके फाउंडर मेंबर थे। और इसके बाद इन्हें इसी पार्टी के बैनर के तले 5 बार जो है मुख्यमंत्री बनने का अपॉर्चुनिटी मिला। तो ये पंजाब के सीएम थे जो हाल ही में डेथ की। करेक्ट आंसर आपको मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पास 16। किस संस्था ने 2047 तक सभी के लिए बीमा मिशन की शुरुआत की है? इसका आंसर तो आपको इसी से मिल जाएगा। विच इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च द इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047? मतलब भारत जब 247 तक विकसित भारत बनेगा, भारत का कोई भी आदमी ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि बीमा या इंश्योरेंस से न जुड़ा हुआ हो। तो यहाँ आपको बता दें सेवी, ये दरअसल अगर देखा जाए तो शेयर मार्केट को कंट्रोल करने वाली संस्था है। फिर कहता है IRDAI, ठीक है, ये आपको बता दे इंश्योरेंस रेगुलरली डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इरडा, तो हम लोग साइफ में बोलते हैं IRDA, इरडा। ये कंपनी ही बीमा विनियामक एजेंसी, मतलब इंश्योरेंस को रेगुलेट करने या रेगुलेशन करने का काम इसी के द्वारा किया जाता है। तो बाकी RBI बैंकिंग समूह को देखता है, बैंक से रिलेटेड है, ठीक है, ये भी अलग है। तो सेबी शेयर मार्केट से है, RBI बैंकिंग सिस्टम से है, इंश्योरेंस सेक्टर से जो अथॉरिटी काम करती है उसका नाम है इरडा। इरडा ने ही ये टारगेट सेट किया है कि 2024 तक हम लोग क्या करेंगे कि भारत में सभी को इंश्योरेंस के। सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और 16 के बाद 17 नंबर, मिस यूनिवर्स 2021 का ताज किसे पहनाया गया है? ठीक है, देखो 2021 में 70 की जो है मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता हुई, और इस प्रतियोगिता की विनर जो है वो एक इंडियन लेडी है, का नाम है नाज कौर संधू। क्या नाम है? हरनाज कौर संधू। इसके पहले 2020 में मैक्सिको के एक महिला थी जो कि विनर थी, के हाथों इनको किया गया। अगर देखा जाए तो ये पूरे इंडिया से थर्ड महिला है जो कि मिस यूनिवर्स का ताज पहनी है, या जिनको मिस यूनिवर्स का कार्ड किया गया है। नेक्स्ट, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था।
फिर कहता है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार 2020 कौन सा देश डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं का दुनिया में चौथा बड़ा निर्यातक बना? Which country become the world fourth largest export of delivered service in 2023 by WTO report? डिजिटल सर्विस का मतलब जैसे आप यूपीआई से जो लेन देन करते हो, फोन पे, गूगल पे, तो भारत ने भी एक भीम यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पूरे वर्ल्ड में बहुत लोकप्रिय भी हो रही है और फेमस भी हो रही है। तो ये दरअसल फोर्थ रैंक जो है वो और किसी का नहीं है, के बाकी के 3 के नाम आप ऑलरेडी देख रहे हैं, जापान, चीन, यूएसए। ये इंडिया ही है, शाइनिंग इंडिया जिसको बोल सकते हो, उभरता हुआ भारत, जो डिजिटल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। फ्रांस में भी आप इसको रुपए को यूज कर सकते हैं, भीम यूपीआई को। बाकी कई देशों से इंडियन गवर्नमेंट है जो जाके एग्रीमेंट की हुई है कि आप वहां पर हमारी सर्विस दे सकते हैं। जैसे अगर हम विदेश की कंपनी की फोन पे, गूगल पे सर्विस यूज कर रहे हैं, तो आप, मैंने भी एक यूपीआई सर्विस बनाई है, उस सर्विस के जरिए भी आप लेन देन कर सकते हैं। तो इसी कारण भारत का चौथा रैंक रखा गया है। ये बहुत ही भारत के लिए गुड साइन है अपने पीरियड में। 19 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। 2022 में आयोग का उपाध्यक्ष, दरअसल आपको बता दें, इंडिया के डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले जब इंडिया आजाद हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, तो एक कमीशन बनाया गया था। उस कमीशन का नाम था प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग। और उसके साथ और एक एजेंसी काम करती थी, एनडीसी, राष्ट्रीय नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। लेकिन समय के साथ ये दोनों एजेंसियों को परफॉर्मेंस को लेकर प्रश्न चिन्ह थे, क्वेश्चन मार्क थे। तो 2024 में जब मोदी सरकार आई, तो उसने डिसाइड किया कि हम योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व करेंगे, भंग कर देंगे, और उसकी जगह पर एक नया कमीशन बनाएंगे, और उस कमीशन का नाम होगा आयोग। तो नीति आयोग बनाया गया। आपको जानना चाहिए कि नीति आयोग का जो चेयरमैन होते हैं, अध्यक्ष जो होते हैं, वो और कोई नहीं, जो भारत के प्राइम मिनिस्टर है वही होते हैं। और इसके अलावे प्राइम मिनिस्टर के नाम नीति आयोग का एक वाइस चेयरमैन होता है। ये दरअसल किसी कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर के कैबिनेट मिनिस्टर, ये पैरेलल पोस्ट होता है। और इस पद पर श्री सुमन बेरी को अपॉइंटमेंट किया गया है। सुमन बेरी एक अर्थशास्त्री हैं, ठीक है। के बारे में कहा जाता है कि 1 मई को 2022 को इन्होंने अपनी सर्विस ज्वाइन की है, और इनका काम है कि केंद्र और राज्य के बीच में एक बेहतर कोऑर्डिनेशन बना करके भारत की डेवलपमेंट का कोई ब्लूप्रिंट तैयार किया जाए। राइट, आंसर है सुमन बेरी। आइए 20 नंबर क्वेश्चन। कहते हैं 17 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा पार्लियामेंट ने 73वां संविधान संशोधन अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? मजेदार बात, ये आपको याद रखना है, ये जो 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसका सब्जेक्ट क्या है? इसका सब्जेक्ट है भारत में पंचायती सिस्टम, पंचायती प्रणाली किसके बात हुई। भारतीय संविधान में पंचायती प्रणाली का वर्णन कहाँ है? तो उसके लिए 11th शेड्यूल है, 11वीं अनुसूची में इसे से बताया गया है। इसके अलावा इसके बारे में और चर्चा किस आर्टिकल में मिलता है? तो इसके लिए जो आर्टिकल है वो 43 है। और अगर देखोगे पार्ट भाग किस में है, किस भाग में इसकी चर्चा है, वो भाग है 9th, और उसी में दिया गया है ए ऑप्शन दिए गए हैं। 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में पंचायती सिस्टम आया, और इस पंचायती सिस्टम कानून को ब्रिटिश भारतीय पार्लियामेंट ने 1992 पारित किया। ठीक, और 24 अप्रैल जो है 1990 को इम्प्लीमेंट हुआ। ये 24 अप्रैल को हम लोग पंचायत दिवस सेलिब्रेट करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, कहते हैं कि बलवंत राय मेहता कमेटी का संबंध किस चीज से है? ठीक है, बलवंत राय मेहता कमेटी, देखो बलवंत राय मेहता दरअसल भारत में पंचायती राज के शिल्पकार हैं। महात्मा गांधी पहले व्यक्ति हुए जिन्होंने कहा कि भारत के गांवों के विकास के लिए पंचायती सिस्टम को प्रमोट होना चाहिए।
जब आपका देश आजाद हुआ तो आर्टिकल 40 में प्रोविजन किया गया कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार जब चाहे तो भारत में पंचायती मॉडल को लागू कर सकती। जवाहरलाल नेहरू जब पीएम बने तो उन्होंने भी 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाए और 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा जैसे कार्यक्रम लॉन्च किए, बट सक्सेस नहीं हुए। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड की कि बलवंत राय मेहता एक कमेटी बनाई जाए। तो जिस कमेटी का नाम था ग्रामो उद्धार, मतलब गांवों के विकास के लिए कमेटी बनाई गई है। इसी कमेटी ने रिकमेंड किया कि भारत में ट्राई लेवल 3 स्तर पर पंचायती व्यवस्था की शुरुआत होनी चाहिए। ये भारत में पंचायती सिस्टम के आर्किटेक्चर है। भारत में पंचायती प्रणाली का शिल्पकार किनको माना जाता है? तो वो माना जाता है बलवंत राय मेहता को। ये भारत में पंचायती प्रणाली के जन्मदाता माने जाते हैं। इन्हीं के रिकमेंडेशन पर 1959 में 2 अक्टूबर को राजस्थान के नागौर से पंचायती सिस्टम लॉन्च किया गया। वैसे बलवंत राय मेहता की बात आई है, एक इंटरेस्टिंग बात और आपको बता दें। 1965 में इंडो पाकिस्तान वार की स्टार्टिंग हुई थी। इंडो पाक वार जो 1965 में जो सेकेंड इंडिया पाकिस्तान युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध भी कहते हैं, इस युद्ध की शुरुआत हुई तो इसका सेंटर गुजरात था और एक गुजरात के दूसरे मुख्यमंत्री थे। कहा जाता है कि इन्होंने एक हेलीकॉप्टर के थ्रू 7 लोगों के साथ सवार होकर के अहमदाबाद से पीठापुर के लिए जा रहे थे। इसी बीच पाकिस्तानी आर्मी को लगा कि कोई भारतीय जो जहाज है वो एक सिविलियन जहाज है और वो हमारी ओर आ रहा है। वहां के 2 कैप्टन आगे बढ़े और ये रिपोर्ट मिलने के बावजूद भी पाकिस्तानी सैन्य ने इजाजत दी कि भले ही ये सिविलियन हेलीकॉप्टर हो, लेकिन इस हेलीकॉप्टर के ऊपर आप हमला कर दें। इस हेलीकॉप्टर पर हमला हुआ और बलवंत राय मेहता मारे गए। तो 1965 में अगर इंडो पाकिस्तान वार में या किसी भी भारत के साथ किसी भी युद्ध में अगर एकमात्र कोई मुख्यमंत्री मारा गया है तो उस मुख्यमंत्री का नाम है बलवंत राय मेहता, जिनके हेलीकॉप्टर को पाकिस्तान ने निशाना बनाया और 7 के 7 लोग जो थे सभी मारे। तो बलवंत राय मेहता के साथ एक और स्टोरी थे। चलिए बात करते हैं 22 क्वेश्चन नंबर। जब किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं? तब when a substance undergoes a change in its physical properties, it is called chemical change, physical change, sublimation change and biological change। आपको बता दें किसी भी पदार्थ में जो भौतिक परिवर्तन होता है उस भौतिक परिवर्तन में हम लोग बोलते हैं जी कि पदार्थ के आकार, रंग, अवस्था या दिखावट के में बदलाव हो सकता है, लेकिन उसके गुण में कोई बदलाव नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन में ठीक है क्या होगा कि जो चीज, जैसे आप एक सिंपल एग्जांपल से समझो, आप किसी एक ग्लास वाटर लिए हुए हो और इस वाटर में आपने नमक डाल करके उसे घोल दिया, ठीक है। बाद में अगर वेपराइज्ड हो और पानी उड़ जाए तो नमक आपको फिर से मिल जाएगा, वो चीनी आपको फिर से मिल सकती है। तो जो पदार्थ फिर से पाया जा सकता हो, इस प्रकार के चेंज को हम लोग भौतिक चेंज कहते हैं, ठीक है। पानी में चीनी का घूमना या कोई मोम जो विलय हो गया हो, ठीक है, अगरबत्ती खास करके जो मोमबत्ती कैंडल जलाते हैं, ठीक है, तो वो जो आकृति आपको फिर से मिल सकती है, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं भौतिक चेंज। कहते हैं कि जब किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, किस प्रकार के चेंजिंग कह करके हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो फिजिकल मतलब आकार में परिवर्तन होगा, ठीक है। चल मतलब यहाँ आकार में परिवर्तन आई देगा, क्या करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 22 का 23। फर्स्ट पंचवर्षीय 5 ईयर प्लानिंग जो 1951 से 1950 के बीच में चलाई गई, इसका मॉडल किसने डिजाइन किया था? देखिए भारत में योजना आयोग प्लानिंग कमीशन के डायरेक्शन में 5 ईयर प्लान लॉन्च होता था। इंडियन हिस्ट्री में टोटल 12 5 ईयर प्लान लॉन्च किए गए हैं।
बाद में चूंकि प्लानिंग कमीशन ही डिजोल्व कर दी गई 2015 में, तो आगे 13 नहीं जारी हुआ। तो हर बार प्लानिंग कमीशन अपने सोर्स और अपने प्रायोरिटी को देखता है, पैसे और बाकी चीजें कहां से आएंगी और हमें उसको किस चीज पर फोकस होना चाहिए। जैसे फर्स्ट पंचवर्षीय योजना में भी हुआ कि कृषि का विकास पर बल दिया जाए, सेकेंड में बात हुआ कि इंडस्ट्री पर विकास दिया जाए, थर्ड में हुआ कि इंडिया सेल्फ इंडिपेंडेंट आत्मनिर्भर कंट्री बने। तो इसके लिए कोई ना कोई अर्थशास्त्री इस मॉडल को डिजाइन करता है। अभी तक एग्जाम में ज्यादातर सेकेंड मॉडल पर क्वेश्चन आता था, पीसी महानो लोबिस मॉडल कहते थे। लेकिन यहाँ पर आप देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है, इंदिरा गांधी पॉलिटिशियन है, सरदार वल्लभ भाई पॉलिटिशियन है, राजेंद्र प्रसाद पॉलिटिशियन, के एन राज ये अर्थशास्त्री हैं और इन्हीं के द्वारा फर्स्ट मॉडल डेवलप किया गया था। तो करेक्ट आंसर होगा के एन राज। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 24 कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा, मतलब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स, एकल व्यापक इनडायरेक्ट टैक्स। देखो गवर्नमेंट जो टैक्स को कलेक्शन करती है, उस टैक्स के कलेक्शन में टू टाइप के बॉन्ड होते हैं, मतलब एक प्रकार से डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब जो गवर्नमेंट को मैं देता हूं सीधे तौर पर, और इनडायरेक्ट टैक्स मैं किसी और को देता हूं और व्यक्ति सरकार को टैक्स देता है। एग्जाम्पल, अगर मेरी इनकम साल में 10 लाख रुपए है और 10 लाख रुपीज अगर मेरी सैलरी है और गवर्नमेंट ने उसके लिए नियम बनाया है कि 10% आपको टैक्स देने हैं, तो मैं 1 लाख रुपए टैक्स पे करता हूं। ये जो मेरे द्वारा टैक्स पे किया गया, ये क्या है? ये डायरेक्ट टैक्स है। बट हम किसी होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं और होटल में 100 रुपए के खाने के ऊपर हमसे कोई जीएसटी लेता है 10 रुपए, तो हम अगर गए कावेरी स्वीट्स में जाए, कावेरी में भोजन किए, तो हम कावेरी को टैक्स पे कर रहे हैं, कावेरी कंपनी जो है वो गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रही है, तो इसे हम इनडायरेक्ट टैक्स कहें। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स जो है भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया था कुछ दिन पहले और जीएसटी लाया था 2007 में। इसके थ्रू मोर देन 20 टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स को एक में मर्ज कर दिया। तो भारत में इनडायरेक्ट टैक्स का सबसे बड़ा सोर्स जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। चलिए कहते हैं क्वेश्चन नंबर 25, कहते हैं कि वह तापमान मतलब द टेम्परेचर एट which any materials change in phase from liquid to vapor is called। ठीक है, मतलब उस तापमान को हम लोग क्या कहते हैं? जैसे अगर मान लीजिए आप घर में किसी गैस चूल्हे के ऊपर पानी चढ़ाए हुए हैं, पानी बॉयल होता है, बॉयल होने पर वो क्या होता है? भाप बन करके उड़ने लग जाता है, मतलब वो गैस फॉर्म में चला जाता है। देखो वाटर एक ऐसा चीज है ना जो तीनों अवस्था में रहता है, वो सॉलिड भी है, वो लिक्विड भी है और वो गैस भी है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि अगर लिक्विड से वो गैस के सिचुएशन में जाए तो उस टेम्परेचर के सिचुएशन को हम लोग क्या कहेंगे? ठीक है, तो उसको वेपराइजेशन कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट जिसमें खुल जाए, या सबलिमेशन ऊर्ध्वापतन कहेंगे। दरअसल इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्वथनांक, अंग्रेजी में बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। वह टेम्परेचर जब पानी इतना गर्म हो जाए तो बॉयल होने लगे, जब ही बॉयल होगा तो गैस की अवस्था में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा। तो यहाँ हमारा आंसर क्या होगा? केस को हम लोग कहते हैं हिंदी क्वथनांक और इंग्लिश में बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे बेकिंग सोडा कहते हैं? दरअसल किसी केमिकल नेम को ही हम लोग बेकिंग सोडा बोलते होंगे। तो आपको बता दें कि बेकिंग सोडा का अगर केमिकल नेम अगर आप जानना चाहते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। क्या कह के बुलाते हैं? सोडियम, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अब हमको देखना है कि बेकिंग सोडा को अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं तो सोडियम को कहाँ होगा? Na, ठीक है, और Na हाइड्रोजन सिंगल है, यहाँ पर है,
और कार्बोनेट मतलब वहां ऑक्सीजन के 3 कंपोनेंट होंगे यानी CO3, तो NaHCO3 जो है इसी को हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। और सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को ही हम लोग क्या कह के बुलाते हैं, बेकिंग सोडा कह के बुलाते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है बी। अब जीएस सेगमेंट का लास्ट क्वेश्चन जो लास्ट ईयर पूछा था उस पर बात कर लेते हैं। कहते हैं कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ गोबर गैस, मतलब गोबर गैस में कौन सा कंपोनेंट सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो आपको बता दें गोबर गैस में पाया जाने वाला कंपोनेंट का नाम है मीथेन। ठीक है, वही मीथेन की मौजूदगी फॉर्मूला होता है CH, जो आता है। यानी कि आपके क्लासेज में हमने आपके साथ डिस्कशन किया है कि अगर आप CUT क्वालिफाई होना चाहते हो तो आपके लिए फर्स्ट पेपर है GT, और आप अगर GT में अच्छा करते हो का मतलब ये होता है कि आपके पास एक बेस मजबूत है, क्योंकि वो मेरिट में उसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है कि आप मार्क्स कितना लाए हैं। और जीटी में हमारे पास मैथ भी है, मैथ और DI है, रीजनिंग था और जीके था। जीके में लास्ट ईयर 27 क्वेश्चन थे और इसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन करंट अफेयर्स का था। इसी प्रकार से हम लोग 2025 के लिए भी तैयारी करेंगे। अब मैं यहाँ से आपके टॉपिक को छोड़ता हूँ और इसके आगे का जो क्वेश्चन है वो किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, मैथ और DI से रिलेटेड। मैथ और DI के क्लासेस लेने के लिए मैं अपने संस्थान के फैकल्टी गौरव भारद्वाज को आमंत्रित करता हूं। वे इसके आगे के क्वेश्चन को आपके सामने रखें और एक्सप्लेन करें कि किस टाइप के क्वेश्चन जाएंगे या पूछे जा रहे हैं। थैंक यू।